A very good afternoon to everyone. Welcome to White and Neat channel. आज हम बात करते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर. In the previous classes, we have studied about the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. And in eukaryotic cell, we have discussed difference between the plant and animal cell. अब हमारा जो आगे का फर्दर टॉपिक है वहाँ पर हम बात करेंगे एक एक करके हर एक सेल ऑर्गेनल के बारे में, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है सेल मेम्ब्रेन. हमारी एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने क्या है, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को बताया है, फिर सेल वॉल को बताया हुआ है, फिर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को बताया हुआ है. इसी तरह हमारी क्लास आगे चलेंगी. आज की क्लास के अंदर हम सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों को कंप्लीट कर लेंगे. चलो क्लास को शुरू करते हैं. अब यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन ये तुम्हारा टॉपिक है. पहले तो सुनो ध्यान से, क्या होता है सेल मेम्ब्रेन की जो डिटेल स्टडी है, याद रखना, डिटेल्ड स्टडी was done after discovery of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद में इसकी हम डिटेल स्टडी कर पाए थे, और वो तुम्हारे पास 1950 के बाद में या इन 1950. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद में क्या होता है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ पाए थे. और इनके लिए क्या है, सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए जिस सेल को हमने यूज करा था उस सेल का नाम था आरबीसी, रेड ब्लड सेल. तो ये भी याद रखना कि किस सेल को यहाँ पर यूज किया गया. तो यहाँ पर क्या है, आरबीसी इज यूज्ड. और आरबीसी को आप क्या कहते हैं, सारे अच्छे से जानते भी होंगे. इट इज आल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट. जो टेक्निक को इस्तेमाल किया गया था यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिज फ्रैक्चर एंड फ्रिज ईचिंग. फ्रिज ईचिंग, दिस वाज द टेक्निक विच वाज यूज्ड. ये वाला. आगे हमारे पास में क्या है, उन्होंने क्या है, मैंने आपको ये बताया कि डिटेल स्टडी कब हो पाई थी, आफ्टर डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. दूसरा, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करा, उन्होंने क्या होता है फ्रिज फ्रैक्चर. और किस सेल को यूज करा, तो उन्होंने क्या होता है आरबीसी. और आरबीसी को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट. ये सबको पता भी होता है. आगे हमारे पास में क्या आता है, ये वाला पार्ट यहाँ पे हो गया. अब देखे ध्यान से, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कोल्ड. सेल मेम्ब्रेन को हम किस नाम से जानते हैं, तो देखे ध्यान से, इट इज आल्सो कोल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसी को आप कहते हैं प्लाज्मोलेमा. इसी को आप कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन. तो ये तुम्हारे पास में इनके नाम है सेल मेम्ब्रेन के ही. अब सेल मेम्ब्रेन को जो सेल मेम्ब्रेन कहा था, उस साइंटिस्ट का नाम था तुम्हारे पास में क्या आता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, JQ. सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था नोगेल्स एंड क्रेमर. ये साइंटिस्ट है. और एक बार प्लीज वेरीफाई कर लेना कि किसने दिया है. मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि सेल मेम्ब्रेन के ही 4 नाम है, कभी जिनको आप देख के डरते हैं. अगला हमारे पास में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था फेफर. फिर प्लाज्मोलेमा जो नाम दिया था, इट वाज गिवन बाय JQ प्लेक्यू. और यूनिट मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय, मोस्ट बच्चों को पता होता है मोस्टली, ये रॉबर्टसन. तो ये तुम्हारे पास में क्या आता है, तो देयर आर अल्टरनेट नेम आल्सो. द सेल मेम्ब्रेन कैन बी कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोलेमा, एंड लास्ट वन इज यूनिट मेम्ब्रेन. तो किसने दिया, बस एक बार आप थोड़ा सा क्या वैसे पढ़ लेना, और नाम याद रखना कि ये नाम इनके हैं. हमारी एनसीईआरटी ने ये नाम भी यूज किया हुआ है, ये नाम भी यूज करा है, और ये नाम भी यूज करा है. तो इसलिए हमें पता हो कौन किस नाम को दे रहा है. इतना समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या है. अब आगे चलें. इसके आगे क्या है, हमारी बुक ने क्या कहा है, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, ये मेनली किसकी बनी होती है, मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. तो ये मेनली लिपिड की होती है और प्रोटीन की होती है. अब लिपिड होता है आपके पास में क्या है, और दूसरा नाम यहाँ पर क्या लिया है मैंने, क्या है, प्रोटीन का नाम लिया है. अगर मैं लिपिड की बात करूं, जो तुम्हारा मोस्ट कॉमन लिपिड है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मोस्ट कॉमन लिपिड इज फॉस्फोलिपिड. तो कौन सा लिपिड सबसे कॉमन होता है, ये याद रखना, वो होता है आपके पास में फॉस्फोलिपिड.
सर प्रोटीन भी होती है, बिल्कुल ये तुम्हारे पास में इनके अंदर होती है प्रोटीन भी। आगे हम बात करेंगे इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती है तुम्हारे पास, पेरिफेरल प्रोटीन क्या है, एनसीईआरटी में जो गिवन है। अब देखिए ध्यान से, मोस्ट कॉमन लिपिड तुम्हारे पास में क्या आता है, फोस्फोलिपिड है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्या आता है लिपिड के बारे में बताता हूँ कि लिपिड आप किसे कहते हैं। तो लिपिड देखिए ध्यान से क्या आता है, लिपिड हमारा बना होता है, एक का नाम होता है ग्लिसरॉल और एक होता है तुम्हारे पास नाम फैटी एसिड। ग्लिसरॉल क्या होता है हमारे पास, सारे बच्चों को पता भी होता है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH, CH2OH और CH2OH। अगर मैं इसका आपको आयुपेक नेम बताऊं यहाँ पर, तो कितने कार्बन है बताइए, नॉर्मली क्या आता है हमारे पास, 3 कार्बन है, 1 2 और 3। जब 3 कार्बन है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, OH है, और जब OH बिहेव एज ए फंक्शनल ग्रुप तो आप क्या लिखते हैं, अल या ओल, तो ओल आता है, तो हमारे पास इसका नाम क्या बनता है, जो इसका आयुपेक नेम है। प्रोप मीन्स 3 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड है, और कहाँ कहाँ पर दे रखा है OH ग्रुप, 1 पर, 2 पर, 3 पर, तो 1 2 3, और कितनी बार है, 3 बार, तो ट्राईओल। तो प्रोप एन 1 2 ट्राईओल, ट्राईओल तुम्हारे पास, इट इज द आयुपेक नेम ऑफ द ग्लिसरॉल। फैटी एसिड क्या होती है तुम्हारे पास में, ये होती है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, कार्बन की लॉन्ग चेन्स होती है कंटेनिंग, जिनके अंदर क्या आती है, कंटेनिंग C OH ग्रुप, जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, COOH ग्रुप। तो ये होता है। अब कहेंगे सर ये क्या है, अब देखो ये जो फैटी एसिड की चेन है, इट कैन बी, यहाँ पर याद रखना, इट कैन बी 20 कार्बन, आप इसको 20 कार्बन की कर सकते हैं, इट कैन बी 17 कार्बन, तो ETC बहुत हो सकती है तुम्हारे पास। तो ये एक लॉन्ग चेन होती है कार्बन, कितना याद रखें। और एक बात बताओ ध्यान से, क्या है, जब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आएगा तो क्या मैं इसको इस तरह कर सकूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 का बना दिया मैंने, और इसके अंदर क्या होता है, यहीं पर जोड़ दिया COOH ग्रुप। तो ये तो काफी बड़ी चेन हो गई है। अब फैटी एसिड हमारे पास कितने होते हैं एक लिपिड के अंदर, तो यहाँ पे होते हैं 3 फैटी एसिड। आपने क्या करा, यहाँ पर क्या आता है, अब देखिए ध्यान से, मैं एक बार इसको बता रहा हूँ क्या है। अगर आपने क्या करा, CH2 ये OH है यहाँ से इस वाले पार्ट से, और यहाँ पर क्या है CH2OH ग्रुप, ये भी OH है, और CH2OH। अब आपने हर एक कार्बन के ऊपर क्या करा, फैटी एसिड ग्रुप को लाके जोड़ दिया। और फैटी एसिड ग्रुप क्या होता है, कितने हैं तुम्हारे पास, 3 है, तो एक आपने जोड़ा यहाँ पर इस वाले पार्ट में, और यहाँ पर क्या आता है तुम्हारे पास, जो COOH ग्रुप है, ध्यान से सुनना जो कह रहा हूँ आपसे, क्या आता है इसके अंदर, यहाँ मेरे पास ऑलरेडी OH है, और यहाँ पर क्या है मेरे पास में, क्या COOH है। एसिड ग्रुप क्या करेगा तुम्हारे पास, इस वाले पार्ट से क्या है, ये तो H+ को दे देगा, किसको दे देगा, यहाँ पर क्या आता है H वाले प्लस को दे देगा यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पर जो तुम्हारे पास में बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड का नाम, अब देखो ये वाला पार्ट, ये है आपकी फैटी एसिड की चेन, फैटी एसिड चेन। इसी तरह आपने यहाँ से हटाया, और इस वाले पार्ट से क्या हो गया, यहाँ से ये वाला रिमूव हो जाएगा। फिर इस तरह क्या होता है, सेम तुम्हारे पास में इस तरह से एक चेन बन जाती है, ये भी फैटी एसिड है, ये भी आपके पास फैटी एसिड है, और ये भी फैटी एसिड है। तो आपने ग्लिसरॉल के अंदर किसको जोड़ा है, फैटी एसिड को, उसको मिला के क्या कहेंगे अभी हम, लिपिड। और जो यहाँ पर लिंक बनता है, एक्चुअल में जो लिंक होता है, उस लिंक का नाम होता है एस्टर लिंक। और ये कैसे बनता है एस्टर लिंक तुम्हारे पास में, जब तुम्हारा COOH ग्रुप, यहाँ पर OH है और यहाँ पर COOH है, मैं आपको बता दूं, ये जो OH ग्रुप है, जब ये आके जुड़ा है तुम्हारे पास COOH से, यहाँ से H और यहाँ से OH तुम्हारा मतलब बाहर चला जाता है, वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है, और यहाँ पर जो बनता है तुम्हारे पास में क्या आता है, एस्टर ग्रुप बनता है, इसलिए इस लिंक का नाम है एस्टर लिंक। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर इनके अंदर जब बॉन्ड बना, व्हेन बॉन्ड फॉर्म, देन एलिमिनेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल अक्कर। तो H2O का जो तुम्हारे पास है, H2O वाटर मोलिक्यूल है, ये हुआ तुम्हारे पास एलिमिनेशन ऑफ H2O मोलिक्यूल। और जो लिंक कौन सा बना, एस्टर लिंक, तो ये आपके पास हो गया। अब मैंने क्या काम करा, यहाँ पर क्या आता है, इसके अंदर से जो आपके पास में लिपिड है, ये लिपिड है आपके पास में एक, अब इसके अंदर से क्या करा, मैंने एक फैटी एसिड को रिमूव कर दिया।
फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रिमूव कर दिया, कितने फैटी एसिड मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, 3 है, और ग्लिसरॉल में कितने कार्बन है, 3 है, वहां पर क्या होता है, मैंने 3 फैटी एसिड में से एक फैटी एसिड को रिमूव कर दिया और यहाँ पर लाके जोड़ दिया फॉस्फेट ग्रुप। किसको जोड़ा बताइए, फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर दिया, एडिशन, प्लस मीन्स एडिशन कर दिया, माइनस मीन्स हटा दिया। तो जो आपके पास लिपिड बन के आता है उस लिपिड का नाम होता है फिर फॉस्फोलिपिड। तो फोस्फो नाम कहाँ से आ रहा है, बिकॉज ऑफ फोस्फेट ग्रुप, और फोस्फेट ग्रुप होता है जो, इसका फॉर्मूला क्या आता है, PO4 - 3, इस पे चार्ज 3 ये होता है, तो फोस्फेट ग्रुप ला के जोड़ दिया आपने यहाँ पर इसको हटाकर। तो अब आपसे मैं पूछूं फोस्फोलिपिड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो बताओ। एक यहाँ पर क्या आता है, ग्लिसरॉल है, और दो आपके पास कौन बच गई है, फैटी एसिड, क्योंकि भाई देखो आपके 3 थी, एक आपने हटा दी, अब यहाँ पर 2 बाकी है, और एक आपने कौन ला के जोड़ दिया, फोस्फेट ग्रुप। तो फोस्फोलिपिड के अंदर ये चीजें होती हैं। और नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन पीवाईक्यू के अंदर कि जो हमारे पास में लिपिड होता है वो किस किस से मिलकर बनता है, तो ओनली लिपिड के अंदर क्या आता है, ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड है, और फोस्फोलिपिड में क्या होता है, ये वाला पार्ट है। और हमारी बुक ने क्लियरली कहा हुआ है कि द मेजर लिपिड प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन इज फोस्फोलिपिड। तो आपको ये पता चला फोस्फोलिपिड क्या होता है। अब देखो मैं इसी लिपिड को आपको बताऊं, अगर मैं आपको ये ऐसे बनाऊं इस लिपिड को, तो ये कुछ इस समान है। जो इसका एक ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को तो मैं कह रहा हूं हेड पार्ट, और एक पार्ट को मैं कह रहा हूं टेल पार्ट। जो लिपिड के अंदर हमारा हेड पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसकी तरफ होता है फोस्फेट, और ये कैसा होता है, चार्ज रे भाई, क्योंकि -3 चार्ज आ रहा है, तो हेड कैसा होता है, पोलर है, तो ये पोलर पार्ट है आपका हेड। और जो टेल है तुम्हारे पास, ये कैसा होता है, नॉन पोलर पार्ट। तो पोलर पार्ट कौन सा होता है तुम्हारे पास में, हेड वाला, और नॉन पोलर कौन सा होता है, टेल वाला। पोलर कैसा होगा तुम्हारे पास में, क्या होता है, ये वाला पार्ट। अब जब चार्ज है तुम्हारे पास में ये वाला, और जो इसका हेड पार्ट है ये होता है हाइड्रोफिलिक, कैसा होता है बताइए, हाइड्रोफिलिक। और जो इसका नॉन पोलर है, जो टेल, यहाँ पर टेल वाला पार्ट है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक कौन सा है और हाइड्रोफिलिक कौन सा है, ये बात तो क्लियरली याद रखें। हमारी मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होता है, सर आपने कहा कि लिपिड होता है, कौन सा लिपिड होता है, फोस्फोलिपिड होता है। लिपिड जो होता है वो अरेंज्ड होता है इन्हें बाई लेयर। अब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम आगे करके, पहले लिपिड होता है ये पता चला, फिर कौन सा लिपिड होता है ये पता चला, फिर ये पता कर रहे हैं कि लिपिड किस तरह अरेंज है। तो लिपिड कितनी लेयर बना के रहता है, 2 लेयर, बाई लेयर। तो यहां पर लिखता हूं मैं, नॉर्मली क्या आता है, लिपिड इज अरेंज्ड इन सेल मेम्ब्रेन एज बाई लेयर। तो किस फॉर्म में होता है बताइए, यहां पर क्या आता है, बाई लेयर में। अब जो बाई लेयर बनती है, अब ये इस तरह से अरेंज करेगा खुद को। अब यहां पर क्या होगा हमारे पास में, अब देखो ध्यान से, इसका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस समान होता है लिपिड का। ये एक लिपिड की एक लेयर यहां पे बना रहा हूं, 1 लेयर सिंगल, और एक इसकी बन गई हमारे पास में सेकेंड लेयर, देखिए इस तरह से करके। हमने क्या करा है, टेल और टेल वाले पार्ट को पास लेके आ रहे हैं। अब देखो ध्यान से, क्या है, ये कौन सा पार्ट था आपके पास में, हेड पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है, हेड है। ये दोनों तुम्हारे पास कौन से पार्ट है बताइए, टेल वाले पार्ट है, कहना है। और हेड पार्ट कैसा होता है बताओ, पोलर है, तो पानी से कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफिलिक को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक मीन्स होता है वाटर लिविंग, ये वाला। और हाइड्रोफोबिक कैसा होता है, इसको हम कहते हैं वाटर हेटिंग, ये पानी से नफरत करता है एक समान, और ये पानी से प्यार करता है। तो आपने क्या करा, लिपिड को इस तरह अरेंज करा कि जो उसके टेल वाले पार्ट है वो एक दूसरे को फेस करे, और वो अपने आप को एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर ले। अब बताओ मुझे, टेल और टेल है, टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा इंटरेक्शन मिलेगा यहां में बताइए मुझे, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। लिपिड की जो बाई लेयर अरेंज है, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो याद रखना, लिपिड तुम्हारे पास में क्या आता है, दिस अरेंजमेंट। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इज प्रेजेंट, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है। और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्यों है, ताकि वो खुद को, जिससे कि वो, सो इट कुड सेव इटसेल्फ फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले।
तो ये इंटरेक्शन क्यों होती है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। और एक्वस मीन्स क्या आता है? वाटर का मीडियम, उससे अपने आप को ये बचाव कर ले, बचा ले। तो एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है, वीवीआईपी, याद रखना। बता दिया। हेड पार्ट कैसा होता है ये पता चल गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हेड वाला पार्ट है जो आपका पोलर वाला पार्ट है, हेड कौन सा होता है? पोलर। टेल कैसा होता है? नॉन पोलर। तो पोलर पार्ट आउटर साइड है, इनर साइड है? तो बताओ हेड कहाँ है? आउटर साइड है। और तुम्हारे पास टेल कहाँ की तरफ है? इनर साइड है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, देखें, हेड पार्ट इज टूवर्ड्स आउटर साइड। तो हेड पार्ट जो होता है वो टूवर्ड्स आउटर साइड है, और टेल पार्ट इज टूवर्ड्स इनसाइड या इनर पार्ट की तरफ है। तो टेल कहाँ है और हेड कहाँ है, ये बात भी याद रखना। नीट के अंदर PYQ है ये वाला पार्ट, तो ये वाली चीज भी याद रखना कि कैसे क्या होता है, इंपॉर्टेंट। आगे देखें सर, फोस्फोलिपिड होता है, आपने बता दिया, बाइलेयर है, कौन सी इंटरेक्शन है? हाइड्रोफोबिक। क्यों होती है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। यहां तक ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को। आगे अगर हम देखें इसी के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर, क्या सर फोस्फोलिपिड के अलावा और लिपिड नहीं होता? बुक ने लिखा है मेजर लिपिड इज फोस्फोलिपिड, तो इट डू नॉट मीन दैट द अदर लिपिड्स आर एब्सेंट। इट आल्सो कंटेन, याद रखना ध्यान से क्या आता है, आल्सो हेज कोलेस्ट्रॉल। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, आल्सो हैज कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। इसमें तुम्हारे पास ग्लाइकोलिपिड भी होता है। नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिपिड, मींस ये क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड या विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज एब्सेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। ये नीट का PYQ है, मींस AIPMT का PYQ है। क्योंकि पहले नीट से पहले इसका नाम क्या था? AIPMT था, तो ये पूछा हुआ है। तो इसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी आ रहा है आपके पास, ग्लाइकोलिपिड भी आ रहा है, और फोस्फोलिपिड तो मेनली होता ही है। तो आपको लिपिड नाम, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको लिपिड नाम क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, उसका नाम है तुम्हारे पास प्रोटीन। बट उससे पहले आप मुझे ये बताएं, नॉर्मली क्या आता है कि लिपिड जो होता है और प्रोटीन होता है, कौन कितना परसेंट होता है? आपको एक और चीज यहां पर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेना। द अमाउंट ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन इज नॉट सेम इन ऑल सेल मेम्ब्रेन। जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि हर सेल की बाउंड्री क्या होगी तुम्हारे पास में, क्या है? सेल मेम्ब्रेन होगी। तो हर सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाउंड्री है हर सेल की। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड का जो अमाउंट है और जो प्रोटीन का अमाउंट है, इट कैन बी वेरिएबल, इट कैन बी सेम, आप नहीं कह सकते हो मैक्सिमम टाइम इट विल बी डिफरेंट ओनली। अब जैसे कि हमने किस सेल को लिया, बताना यहाँ पे क्या होता है, हमने किस सेल को पढ़ा था? RBC को यूज करा। तो RBC के अंदर जो आपके पास में लिपिड है और जो आपके पास में प्रोटीन है, कौन कितना परसेंट बता सकता है? तो वहां पर होता है 52% तुम्हारे पास में क्या आता है, प्रोटीन, और 40% आपके पास में होता है लिपिड। तो 52% आपके पास में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, और 40% आपके पास में क्या पाया जाता है, यहाँ पर लिपिड। और एक बार प्लीज आप वेरीफाई भी कर लेना इसे, एक मिनट में वेरीफाई कर लेता हूँ कि इतना अमाउंट तो कुछ और है। बिल्कुल इतना ही होता है तुम्हारे पास ये, कि लिपिड का अमाउंट कितना है, यहाँ पर 40 है, और प्रोटीन कितना है तुम्हारे पास, 52 है। ये एनसीईआरटी का डाटा है, प्लीज डाटे को याद रखना, ये वाला। सर अभी तो ये 92% हुआ है हमारे पास, 8% क्या है? आप 8% में यहाँ पर कर सकते हैं एक तरह से, रिमेनिंग में कार्बोहाइड्रेट, यहां लिख देता हूं कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमारी बुक के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। और आपको एक और चीज बताऊं, नॉर्मली क्या आता है, याद रखना इस चीज को, कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट है, कार्बोहाइड्रेट अमाउंट विल बी फ्रॉम 2 to 10%। इसका मैक्सिमम आपको मेम्ब्रेन के अंदर, आप चाहे किसी भी मेम्ब्रेन को ले ले, चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन ले, चाहे आप RBC की ले, चाहे आप किडनी की सेल ले, कोई सी भी ले,
उनमें जो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट है, द कार्बोहाइड्रेट अमाउंट विल बी फ्रॉम 2 to 10% ओनली। कहेंगे सर कोई एग्जाम्पल भी दीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है, आपने पढ़ा हुआ है, एक बार सारे बच्चे क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखें, देखिए अभी मैंने क्या कहा कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कितना होता है, 2 to 10% ओनली। आगे इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया हुआ है, कितनी मेम्ब्रेन होती है तुम्हारे पास में, क्या है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर है और एक इनर मेम्ब्रेन है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या दोनों के अंदर आउटर मेम्ब्रेन में और इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रोटीन का अमाउंट बराबर होगा? यहां पर क्या है, नहीं, प्रोटीन प्लस लिपिड बोथ अमाउंट इज नॉट सेम, बिल्कुल सेम नहीं है। आउटर के अंदर क्या होता है तुम्हारे पास में, क्या है, इसके अंदर लेस प्रोटीन है और इसमें तुम्हारे पास मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। लेस अमाउंट, एक मिनट सॉरी, यहां लिख देता हूं, लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, और यहां पर क्या है, मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि आपको ये पता चले कि प्रोटीन का अमाउंट तुम्हारे पास हर मेम्ब्रेन में अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। और एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है कि तुम्हारे पास जो प्रोटीन और लिपिड है इनका अमाउंट सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। ये मैंने बताया आपको। अब आ जाते हैं तुम्हारे पास प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन क्या आता है, हमारी बुक क्या कहती है, डिपेंडिंग ऑन द, वीवीआईपी है याद रखना, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे, निकालोगे, तो उस बिहाफ पे, ऑन द, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन्स आर ऑफ 2 टाइप। कितने तरह की होती है तुम्हारे पास में, 2 टाइप। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन। जो प्रोटीन आपको सरफेस पे मिलेंगी, पेरीफेरी पे मिलेंगी, किनारे पे मिलेंगी, आर कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन। और जो प्रोटीन आपके पास में क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलेंगी, या तो पार्शियली बरीड होंगी या टोटली बरीड, या तो मतलब थोड़ी सी अंदर होंगी या ज्यादा अंदर की तरफ होंगी, तो उनको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन क्या होती है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे पाई जाती है उनका नाम है पेरिफेरल। और जो आपके पास इंटीग्रल है ये कैसी होती है, कैन बी पार्शियली बरीड। पार्शियली का मतलब है तुम्हारे पास कि वो थोड़ी बहुत अंदर की तरफ होगी, और बुक ने लिखा है या तो पार्शियली या टोटली बरीड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये वाला पार्ट। तो मैंने आपको ये बताया है कि प्रोटीन हमारी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कितने टाइप की होती है। पेरीफेरी का मतलब कहीं भी आ जाए, समझ जाना किनारे की तरफ, बाहर की तरफ। इंटीग्रल यहाँ पर तुम्हारे पास कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ है। क्योंकि देखो इधर यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, हमारी जो मेम्ब्रेन थी, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वैसे बता रहा हूँ समझाने के लिए, ये आपके पास में लिपिड बाइलेयर था ऐसे, इस तरह से करके। अब जो इनके बीच में अरेंज होंगी, बीच में होंगी, तो उनको हम कह सकते हैं, इनके बीच में जो आएंगी यहाँ पर क्या है, इनका नाम है इंटीग्रल प्रोटीन, इनसाइड की तरफ। और जो प्रोटीन आपकी क्या होती है, बाहर की तरफ होंगी, इनका नाम है पेरिफेरल प्रोटीन। तो फर्क है दोनों के अंदर कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। एक का क्या नाम क्या होता है, वन इज कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन, अदर वन इज कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन।
अब मैं आपको बताऊं नॉर्मली क्या है प्रोटीन का जो फंक्शन है। याद रखना प्रोटीन क्या करती है मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। प्रोटीन प्रोवाइड मोजिकनेस। देखो यहां पर प्रोटीन ये है, ऐसे ही तुम्हारे पास मेम्ब्रेन तो और बड़ी होती है, तो वहां पर क्या होगा तुम्हारे पास में क्या है, ये यहां पर है, ऐसे तुम्हारे पास यहां आएगी, फिर तुम्हारे पास इसकी तरफ जाएगी, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, एक बीच में धब्बा धब्बा सा बनाती है, इसको हम कहते हैं मोजेकनेस। और प्रोटीन की वजह से ही हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये भी याद रखना। ये क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी। और इसकी वजह से तुम्हारे पास यहाँ पर होता है डायनामिज्म, कि इसका जो शेप है वो तुम्हारे पास में क्या आता है, आप इसे करोगे कॉन्ट्रैक्ट करोगे, रिट्रैक्ट करोगे, आप आगे पीछे करोगे। इलास्टिसिटी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक इन नेचर होती है, वो भी बिकॉज ऑफ तुम्हारे पास प्रोटीन आती है। तो प्रोटीन की वजह से ये फंक्शन भी आ सकता है। अब हमारी जो प्रोटीन है, हमारी बुक ने क्या है यहाँ पर ये सब बता दिया। याद रखना इनको ऐसे ही पूछ सकता है वो तुम्हारे पास में, कि प्रोटीन जो होती है एक को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती है और इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती है, जो बाहर की तरफ है, जो आउटर साइड है। देखो ई एक्स का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, प्लीज समझने की कोशिश करना। ई एक्स का मतलब क्या है तुम्हारे पास में एग्जिट, और एग्जिट का मतलब क्या होता है बाहर। इनका मतलब क्या होता है इनसाइड, और इनसाइड का मतलब क्या होता है अंदर की तरफ। तो जो तुम्हारे पास कहाँ होंगे, तुम्हारे पास आउटर सरफेस की तरफ, बाहर की तरफ, टूवर्ड्स आउटर सरफेस, उसे क्या कहेंगे एक्सट्रिंसिक। और जो तुम्हारे पास इंट्रिंसिक है तो टूवर्ड्स इनर पार्ट या टूवर्ड्स इनसाइड, उनको हम कहेंगे इंट्रिंसिक। और याद रखना इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती है, मैक्सिमम कैन बी अप टू 70%। नीट में एक बार क्वेश्चन आया था कि हमारी मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है वो तुम्हारे पास कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, वो प्रोटीन पे लगाया था, लिपिड पे लगाया था। और वहां पर नाम उन्होंने क्या है पेरीफेरल और इंटीग्रल नहीं दिए थे, वहां पर एक्सटेंसिक का नाम दिया था, इंट्रिंसिक का दिया था। तो पी वाई क्यू है, ए आई पी एम टी। मैं कह रहा हूं ये पी वाई क्यू था, ये भी पी वाई क्यू है। जहां जहां बोल रहा हूं पी वाई क्यू ये वहां आपके पास में। आगे अगर हम देखें, देखो प्रोटीन के बारे में आपने ये देख लिया कि प्रोटीन ये काम कर रहा है, ऐसी हो सकती है। अब प्रोटीन क्या करती है हमारी मेम्ब्रेन के अंदर, ये कुछ फंक्शन और भी काम करती है। जैसे कि प्रोटीन का बना होता है चैनल या पंप बने होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। अगर आप फंक्शन में देखेंगे, प्रोटीन कैन आल्सो फंक्शन इन ट्रांसपोर्ट। और वो क्या बनाते हैं तुम्हारे पास, फॉर्म चैनल, और यह बनाते हैं पंप। ये याद रखना कि हमारे चैनल या पंप किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। और नीट के अंदर क्या होता है हमारी बुक के अंदर, वहां पर चैनल का नाम भी दिया हुआ है, पंप का नाम भी दिया हुआ है, क्योंकि कैरियर प्रोटीन होती है, किसी को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। एक्चुअली दैट इज चैनल ओनली। अब प्रोटीन को आगे देखेंगे, यहाँ पर पंप क्या होता है, सॉरी मतलब पंप को देखेंगे आगे कि क्या होता है हमारे पास, अब इसको पढ़ेंगे हम। इससे पहले हमारी बुक के अंदर क्या आता है कि वहां बताया हुआ है कि अब इसके बाद में जो आपके पास में सबसे इम्प्रूव मॉडल आया था, उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोसेक मॉडल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम आप मतलब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि फ्लूइड मोसेक मॉडल कब आएगा। उससे पहले क्या आपके पास में क्या है, क्या आपके पास में कोई और मॉडल नहीं आए थे। तो एक बार मैं ओल्ड मॉडल जो आए नाम याद रख लें, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा। एक मॉडल का नाम है, उसको हम कहते हैं बटर सैंडविच मॉडल। सैंडविच खाया होगा सबने। सैंडविच में क्या होता है, वहां पर दो की तुम्हारे पास में क्या है, पर इसका नाम सुनिए, इसको हम कहते हैं पीएलएलपी मॉडल। प्रोटीन प्रोटीन लिपिड और लिपिड। बटर सैंडविच में क्या है तुम्हारे पास, अब बर्गर का एग्जांपल ले लें। बर्गर में क्या होता है, बाहर की तरफ एक लेयर होगी, नीचे की तरफ एक लेयर होगी, और दोनों लेयर सेम होंगी कि ना होंगी। तो यहाँ पर भी क्या है, बाहर भी प्रोटीन और तुम्हारे पास में इस तरफ भी प्रोटीन, इस तरफ भी प्रोटीन, और बीच में दो लेयर आ गई लिपिड की। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पी एल एल पी मॉडल। और इसी को हम कहते हैं लेमिलर मॉडल, इसी का नाम है वो लेमिलर मॉडल भी। और इसको जो देने वाला साइंटिस्ट का नाम था गिवन बाय डेनियल एंड डाउसन। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको दिया था।
डेनियल एंड डाउसन का। तो आपके पास में बटर सैंडविच मॉडल आता है। फिर आता है तुम्हारे पास में एक जिसका भी मैं नाम भी लिया था, वो क्या था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। जो यूनिट मेम्ब्रेन वाला मॉडल था, ये भी तुम्हारे पास में आया था मॉडल। और इसको किसने दिया था तुम्हारे पास, गिवन बाय रॉबर्टसन। तभी तो मैंने कहा था कि तुम्हारे पास में क्या आता है कि जो यूनिट मेम्ब्रेन है, यूनिट मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं आप सेल मेम्ब्रेन को, रॉबर्टसन ने बताया है। इन दोनों की कमियां क्या रही थी, यहाँ पर क्या है, नॉट एबल टू एक्सप्लेन, याद रखना, नॉट एबल टू एक्सप्लेन परमेबिलिटी। ये दोनों के दोनों मॉडल नहीं बता पाए थे परमेबिलिटी को। तो परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट को ये बिल्कुल भी नहीं बता पाए कि क्या होता है वहां पर। ये इसलिए क्या होता है, इसलिए इनको क्या होता है, रिजेक्ट कर दिया गया था। एक्सेप्टेड नहीं है दोनों मॉडल, बट प्लीज नाम याद रखें कि कौन कौन से नाम है। जो आपके नीट के अंदर क्वेश्चन आया पड़ा है कि सबसे रिसेंट मॉडल या सबसे जो तुम्हारे पास में लेटेस्ट मॉडल है हमारी सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए, उस मॉडल का नाम क्या है, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोसेक मॉडल। तो लेटेस्ट मॉडल का नाम है वो, जो आपकी मेम्ब्रेन को समझाने के लिए आया है। तो फ्लूइड मोसेक मॉडल, ये वीवीआईपी। फ्लूइड मोसेक मॉडल क्या है, इट वाज गिवन इन, याद रखना, इट वाज गिवन इन 1972 बाई सिंगर एंड निकोलसन। अब ये नाचने वाला भी ना है भाई, कभी कहो सर सिंगर है तो एक गाने वाला है, और एक निकोलसन है, कोई नाचने वाला कर दो। ना गाने वाला ना नाचने वाला, वो साइंटिस्ट का नेम है। तो सिंगर निकोलसन ने क्या है, फ्लूइड मोसेक मॉडल को दिया था। कब दिया है, ईयर भी याद रखना है, क्या पता एग्जाम में पूछ ले भाई, तो इसलिए मैं ईयर यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। इन्होंने क्या है, इनके अकॉर्डिंग क्या आता है, इनसे जब पूछा गया कि भाई प्रो हमारा फ्लूइड मोसेक मॉडल क्या है, तो इन्होंने कहा था, नाम ही कह रहा है फ्लूइड मोजेक मॉडल, फ्लूइड के समान है। इन्होंने कहा था, जो हम सब जानते हैं अभी, हमारी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो इन्होंने कहा था लिपिड लाइक एज ए सी ओशियन, लिपिड आपका एक ओशियन के समान है, समुद्र के समान है। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन आर लाइक एज ए आइसबर्ग, प्रोटीन आपके पास जैसे समुद्र के अंदर बीच में टापू टापू से बने होते हैं। किसके बने होते हैं तुम्हारे पास में, क्या बर्फ के से टापू बने होते हैं बीचों बीच से, मतलब सी के अंदर। तो इस तरह प्रोटीन होती है लिपिड के अंदर, और लिपिड तुम्हारा एक ओशियन के समान है। तो इसके अंदर क्या आता है कि प्रोटीन आइसबर्ग इन लिपिड सी ओशियन, तो लिपिड का तो पूरा समुद्र बन गया, और जो आपकी प्रोटीन हो किसके समान है, आइसबर्ग के समान है, वीवीआईपी। जैसे कि ये आपकी मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या आता है, इस मेम्ब्रेन के अंदर वहां पर क्या है, जो सारा लिक्विड भरा हुआ है वो आपके पास में लिपिड है, और जो इसमें बीच में तुमने टापू टापू से बना दिए एक दो करके, वो तुम्हारे पास है एक्चुअल में क्या, प्रोटीन। तो मेन आपके पास में क्या पाया जाता है, यहाँ पर मेनली तुम्हारे पास में क्या है, लिपिड है वहां पर क्या है, और लिपिड तुम्हारा जो फ्लूइड के समान यहाँ पर काम कर रहा है। आगे लिखते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने कहा था द क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, फ्लूइड लिपिड का कैसा तुम्हारे पास होता है, क्वेसी फ्लूइड नेचर, मतलब फ्लूइड इन नेचर होता है लिपिड। द क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। तो इसके अंदर क्योंकि लिपिड किसके समान है, फ्लूइड के समान है, और प्रोटीन उसमें तुम्हारा किसके समान है, आइसबर्ग के समान है। तो वो कह रहा है कि प्रोटीन जो होते हैं, इट कैन शो द लेटरल मूवमेंट, और इसी लेटरल मूवमेंट की वजह से हम इसी को मेजर करते हैं फ्लूइडिटी के अंदर। इट इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी, मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। तो याद रखना कि यहाँ पर लेटरल मूवमेंट किसका हो रहा है, तुम्हारे पास में क्या होता है, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, और किसके अंदर हो रहा है, लिपिड के अंदर। लिपिड कैसा है आपका, क्वेसी फ्लूइड इन नेचर, ये वाला बताया। और नीट के अंदर मे बी इन 2008 एंड 2006 के अंदर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोटीन कौन सा मूवमेंट कर सकता है और लिपिड कौन सा मूवमेंट कर सकता है, मूवमेंट के ऊपर
वो प्लीज आप देख ले अच्छे ध्यान से, नीट का पीवाईक्यू है। प्लीज का स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं हम। देखें, इस वाले पार्ट को मिटा देता हूं, फिर चलेंगे आगे। अभी मैंने क्या कहा आपको बताना, यहाँ पे क्या होता है कि फ्लूइडिटी तुम्हारे पास में क्या होता है, प्रोटीन मूवमेंट कर रहा है, कौन सा, लेटरल मूवमेंट, तो उसी को हम किस में मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, दैट इज मेजर्ड एज ए फ्लूइडिटी। अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा हूं, समझे, द प्रोटीन कैन शो लेटरल मूवमेंट, प्रोटीन कौन सा मूवमेंट शो कर सकता है बताइए, लेटरल मूवमेंट, बट कैन नॉट फ्लिप फ्लॉप। इसका मतलब है प्रोटीन अपना फेस नहीं बदल सकता, बस साइड में मूवमेंट कर सकता है वो। तो प्रोटीन कौन सा मूवमेंट कर सकता है, लेटरल, कौन सा नहीं कर सकता, फ्लिप फ्लॉप। नीट पीवाईक्यू, एआईपीएमटी पीवाईक्यू पहले आया था ये वाला पार्ट फिलिप फ्लॉप के नाम पे। सर फिलिप फ्लॉप कौन कर सकता है, याद रखना, लिपिड कैन, फिलिप फ्लॉप लिपिड कर सकता है, फिलिप फ्लॉप, लिपिड कैन चेंज इट फेस, लिपिड अपना फेस चेंज कर सकता है। और यही है तुम्हारे पास 2 से 3 बार का क्वेश्चन इसी लाइन पर। अब कुछ आ जाएंगे ज्ञान देने के लिए, सर फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकता वहां पर, क्या ये क्या होता है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। अब अपनी एनसीईआरटी की बुक देख ले कि नाम है क्या ना, नीट के पीवाईक्यू के अंदर लेटरल मूवमेंट का नाम एनसीईआरटी में गिवन था। वन ऑफ द, हमारी मेम्ब्रेन क्या करती है, सुने ध्यान से क्या होता है, द मेम्ब्रेन कैन आल्सो, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, मेम्ब्रेन कैन आल्सो फंक्शन इन, जो मेम्ब्रेन है आपके पास में, ये फंक्शन किस में कर सकती है, मेम्ब्रेन कैन आल्सो फंक्शन इन, फर्स्ट वन सिक्रेशन, क्योंकि मेम्ब्रेन से सिक्रेशन भी होता है, मेम्ब्रेन कैन आल्सो फंक्शन इन सिक्रेशन। इसके अलावा इंट्रासेलुलर जंक्शन, जंक्शन भी बनते हैं आपस में सेल्स के बीच में, रिच को इंट्रासेलुलर जंक्शन, उसमें भी हेल्प करती है। तीसरा एंडोसाइटोसिस, उसमें भी हेल्प करती है। इसके अलावा सेल ग्रोथ, तो इसमें भी हेल्प कर सकती है, और ईटीसी। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन याद रखना ध्यान से क्या आता है, सिक्रेशन में भी हो सकता है, इंट्रासेलुलर जंक्शन भी हो सकता है, एंडोसाइटोसिस एंड सेल ग्रोथ, ये वाला पार्ट। अब आते हैं हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल। तो नीट में क्वेश्चन आ जाए आपके पास, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। सर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है। अब जो ट्रांसपोर्ट है वो कितने तरह का होता है, अब उसे देखते हैं डिटेल में, हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है पर समझेंगे अच्छे से। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पर क्या है, जो हम मैं बीच में क्या होता है यहाँ पर रह गई, उसे हम देख लेते हैं। हमारी जो मेम्ब्रेन है वो किस तरह की होती है, क्योंकि देखो ये जो मॉडल आए थे किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, परमेबिलिटी को, और ये उसको एक्सप्लेन कर पाया था। इसके अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है याद रखना, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोसेक मॉडल, फ्लूइड मोसेक मॉडल के अकॉर्डिंग द सेल मेम्ब्रेन इज, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसी होती है बताओ, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, इसका मीनिंग क्या होता है, अब इसको हम समझते हैं आगे। यहां पर क्या होता है, पर यहां तक सारे बच्चे अपना नोट कर लें। आपको ये याद रखना पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमिएबल, परमिएबल, इम्परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल। तो करेक्ट आंसर इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। चलो आगे चले। यहां लिख रहा हूं, देखें, एक का नाम यहां पर परमिएबल,
परमेबल किसे कहते हैं आप? परमेबल मेम्ब्रेन उसे कहते हैं जो मेम्ब्रेन अपने आर पार सोलवेंट को भी जाने दे और सोल्यूट को भी जाने दे। अब कहेंगे सर सोलवेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या, मैं तो ये नहीं पता, कभी मीठा पानी बनाया है? रात दिन का काम है सर ये तो करना, गर्मी चल रही है ऊपर से यही करते हैं हम। अब जो आप मीठा पानी बनाते हैं, जो आप लेते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पे आप किसको लेते हैं? वाटर प्लस शुगर। जो वाटर होता है किसको ज्यादा में लेते हैं आप, वाटर को या शुगर को? सर पानी को, ऑब्वियस सी बात है, चीनी तो कम ही लेंगे, शुगर कम करेंगे। तो जो आपके सॉल्यूशन में जब दोनों को मिक्स कर दोगे आप, वाटर प्लस शुगर बोथ गेट मिक्स, इट फॉर्म द सॉल्यूशन। जो अमाउंट में ज्यादा होता है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट कॉल्ड ए सॉल्वेंट। तो जो मीठा पानी आपने बनाया उसमें जो ज्यादा मात्रा में है उसका नाम सॉल्वेंट है, और जो कम में होता है उसका नाम सोल्यूट है। और चीनी आपके पास है सोल्यूट काम करेगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने आर पार सोलवेंट और सोल्यूट दोनों को क्रॉस करने दे, दोनों को आर पार जाने दे, दैट इज कॉल्ड एज परमेबल मेम्ब्रेन। तो परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है बता दोगे? तो किसको आपने आर पार क्रॉस करने दे, सोलवेंट को भी और सोल्यूट को भी, उसे कहते हैं हम परमेबल। अगला नाम है मेरे पास में, उसको हम कहते हैं इम्परमेबल। नाम से समझ गए होंगे कुछ तो। इम्परमेबल क्या होता है? अब हमें देखो किसकी बात कर रहे हैं, सोलवेंट की, और किसकी कर रहे हैं, सोल्यूट की। मेम्ब्रेन जो ये कहे, चाहे तू सोलवेंट है चाहे तू सोल्यूट है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम में से कोई भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, कोई भी ना जा पाएगा, तो उसको हम कहते हैं इम्परमेबल मेम्ब्रेन, कोई भी ना जा पा रहा। और जो मेम्ब्रेन अपने आर पार, द थर्ड वन इज कॉल्ड ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फर्स्ट वन, सेकेंड एंड थर्ड। जो मेम्ब्रेन क्या करे, अपने आर पार ओनली सोल्यूट को जाने दे और सोल्यूट को ना जाने दे, उसे हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी मीन्स आधा, और उस सॉल्यूशन का आधा का मतलब क्या है, सोलवेंट को अलाउ करे सोल्यूट को ना करे, तो उसका नाम होता है तुम्हारे पास में क्या, बताओ? सेमी परमेबल, परमेबल या इम्परमेबल? सेमी परमेबल। लास्ट वन इज, जिस नाम को हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमेबल। ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अंदर सोलवेंट और सोल्यूट दोनों को चेक करे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखे हो कि हमारे लिए क्या है, कहीं नुकसानदायक तो नहीं है, कहीं मतलब क्या ये कोई पॉइजन तो नहीं है, कोई वैसे दिक्कत तो नहीं है, तो जो चेक करके करे यहाँ पर क्या है, जो सेलेक्ट करेगी, तो उसे हम कहेंगे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट तो जाएगा ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बट सोल्यूट है वो भी जा सकता है, बट चेक करेगी, सेलेक्ट करेगी, तभी तो नाम है सेलेक्टिवली परमेबल। तो आपको चारों नाम क्लियर हो गए होंगे कि कौन क्या है। अब अगर ये नाम आप सुने कहीं कहीं पर, यहाँ पे गए, आप ये नाम भी पढ़ेंगे आगे चल के केमिस्ट्री के अंदर और बायो के अंदर। केमिस्ट्री में कहाँ आएगा, सॉल्यूशन चैप्टर में, जो आपका 12th में दे रखा है, और आपके पास वैसे भी नाम आ जाएगा पढ़ते टाइम पे। तो अब ये मैंने बताया आपको कि ऐसे होती है, तो आपको क्लियर हो गया कि मेम्ब्रेन कैसी होती है, यहाँ पर क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अगर मैं यहां से आपको डेफिनेशन बताऊं, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, तो आप क्या बताओगे? कहेंगे सर सीधी सी बात है, इतना सारा तो बता दिया आपने, अब भी ना बता पाए, अब भी नहीं बता पाओगे, मुझे पता है ना। तो सेल मेम्ब्रेन कैन बी डिफाइंड एज, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, कैसी होती है बताओ, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है, तो मैं कह सकता हूं लाइपोप्रोटीन, यस। क्या कह सकता हूं बताइए, लाइपोप्रोटीन, क्योंकि लिपिड प्लस प्रोटीन की बन रही है। अगला, कैसी है तुम्हारे पास में क्या आता है, वहां पे प्रोटीन कैसा होता है तुम्हारा, मोजेक के समान, कहीं कहीं पर चैनल के समान काम करता है, कहीं पर पंप बनाता है, तो बीच में मोजेक ने धब्बे के समान काम करता है। तो ये हम क्या कह रहे हैं, हमने मान लिया कि लिपिड की बाई लेयर है और बची हुई सिंगल लेयर प्रोटीन की है, इसलिए मान लिया ट्राई लेयर। अगला यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ से आप कट जाओगे मेम्ब्रेन से, क्योंकि जो आपकी मेम्ब्रेन है, अगर आपको यहाँ पर कुछ कट मार ले, आप जानबूझे कर ले, फटियासी तो आप हुई, तो अगर आप यहाँ पे कट मार लोगे तो तुम्हारे पास में क्या आएगा, ब्लड निकलेगा, निशान पड़ जाएगा, पर कुछ टाइम बाद अपने आप रिपेयर भी हो जाएगा। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, रिपेयरेबल। इसके अलावा कैसी होती है, इलास्टिक इन नेचर। और ये मेम्ब्रेन जो होती है
चेक करती है कि कौन एग्जिट करेगा और कौन एंटर करेगा। तो एग्जिट एंड एंट्रेंस ऑफ मॉलिक्यूल, जी आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास में क्या है, नॉर्मली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारी मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है बताओ, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो इट इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब आते हैं हम ट्रांसपोर्ट की तरफ। जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन इज टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल। अब ये ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, तो ट्रांसपोर्ट कैसा होता है हमारे पास, याद रखें, ट्रांसपोर्ट इज ऑफ थ्री टाइप, तीन टाइप का है। पहले का नाम आप कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरे का नाम आप कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये वाला, और थर्ड वन को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट। अभी मैं नाम लिख दूंगा, पहले मैं इनको समझा देता हूँ पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और एक्टिव क्या होता है। देखो इधर ध्यान से, ये आपके पास में एक तरह से, ये मानिए, समझे सारे बच्चे ध्यान से, ये आपके पास में एक, ये ग्राउंड है, ग्राउंड फ्लोर, और ये आपके पास में एक पहाड़ी वाला एरिया है। तो पहाड़ी वाले एरिया के अंदर, पहाड़ के अंदर, हिल के अंदर, ये सबसे क्या होगा तुम्हारे पास में, टॉप वाला पार्ट है, और टॉप को मैं कह सकता हूँ हाइयर है। और ये आपके पास में या ग्राउंड कौन सा पार्ट है, लोअर है, ये वाला पार्ट जो नीचे की तरफ है। अब जब तुम्हारे पास में, सुने ध्यान से, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसके अंदर इन्वॉल्व एक नाम आता है डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब ये मत कहना सर, अब एक वो भी तो आता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, और इस डिफ्यूजन का नाम है एक्चुअल में सिंपल डिफ्यूजन। अगर आप उसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इन्वॉल्व सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस। जब और इसके अंदर, सारे बच्चे सुने ध्यान से, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो कहां से कहां होगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को हाई लेवल से, ये टॉप है, ये आपका हायर हो गया, ये आपका नीचे है, बॉटम है, इसको आप क्या कह रहे हैं, लोअर लेवल। तो जब आप हाई से यहाँ की तरफ आओगे, लो की तरफ, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंपली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब मुझे बताओ, आपको यहां से यहां आने के लिए किसी की हेल्प लेने की या मतलब एनर्जी खर्च करने की जरूरत है क्या, आपकी एनर्जी लगेगी। आप क्या है, आपके पास साइकिल है और आप दो दोस्त बैठे हैं, एग्जाम्पल ये ले लेते हैं हम। अब दोनों दोस्त क्या होता है, अब पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं साइकिल को लेके। अब तुम कह रहे हो चलो मैं चला लेता हूँ, तू पीछे बैठ जा आराम से। तो मुझे बताइए, क्या आप इजीली ऊपर से नीचे आ जाओगे। अब आपको तो पेडल मारने की जरूरत नहीं है, तो आपकी तो एनर्जी खर्च हो ही नहीं रही है। आपको तो पेडल ही नहीं मारना पड़ा, आपको सिंपली ओनली क्या है, हैंडल को कवर करना है। उससे मतलब ओनली क्या होता है, हैंडल का बैलेंस बनाए रखना है, कहीं इधर उधर ना भाग जाए। तो यहां पर क्या कह रहा हूं, जो आपके पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है, याद रखना, पैसिव ट्रांसपोर्ट नॉट इन्वॉल्व एटीपी, नॉट इन्वॉल्व एटीपी, और एटीपी को या आप कहते हैं एनर्जी। तो एनर्जी किस में खर्च ना होती बताओ, नॉर्मली क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एटीपी इज नॉट यूज इन पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये वाला पार्ट। आगे मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर और पॉइंट जो इसके हैं वो देखेंगे। देखिए अब ध्यान से, पैसिव ट्रांसपोर्ट नॉट इन्वॉल्व एटीपी, या मींस क्या होता है, एनर्जी। क्या यहां पे मैं कह सकता हूं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट is also called as
डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। क्या इसको मैं डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कह सकता हूं? डाउनहिल मतलब क्या होता है, ऊपर से कहाँ आ रहे हो, नीचे की तरफ आ रहे हो, तो क्या ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आ रहे हो तो डाउन हिल तो हो रहा है एक तरह से, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। क्या कहां से कहां मूवमेंट हुआ, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो क्या एनर्जी खर्च हुई, नहीं हुई, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट नॉट इन्वॉल्व एटीपी। और इसी को आप इस भाषा में लिख के दे देगा वो, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। बिना मेटाबॉलिक, बिना एनर्जी के यूज करें वो तुम्हारे पास प्रोसेस हो जाता है। और कौन सा यहाँ पे आता है नॉर्मली, क्या बताओ, सिंपल डिफ्यूजन है। आप सिंपली क्या है, ऊपर से कोई यहाँ खड़ा था और एक नीचे था, धक्का मार दिया ऊपर से नीचे, वो तो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा पर डायरेक्ट ऊपर ही पहुंच जाएगा। मतलब ये वाला ऊपर नहीं, दूसरा वाला ऊपर, परमानेंट ऊपर पहुंच जाएगा। और जब आप ऊपर से किसी नीचे की तरफ भेज रहे हो, किसी की हेल्प से भेज रहे हो आप, मतलब आपने क्या है, सपोज करो तुम्हारा छोटा भाई था और यहाँ पर तुमने क्या करा, अब तुम्हें नीचे भेजना है तो तुम क्या करोगे, उसके लिए अरेंजमेंट करोगे, उसे कहोगे कि आराम से किसी के अंदर क्या होता है, जो ट्रॉली सी बनी होती है उनमें बिठा दिया और ऊपर से उसको स्लोली रिलीज कर दिया नीचे की तरफ, तो आराम से आ जाएगा। तो ये जस्ट के अंदर हम ट्रॉली का यूज कर रहे हैं, तो यहां पर हमें जरूरत पड़ती है तुम्हारे पास चैनल्स की। तो याद रखना, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व कैरियर प्रोटीन, इन्हीं को हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। और जो आपकी कैरियर प्रोटीन है उनका नाम यहां पर आता है चैनल्स। तो मुझे बताइए, क्या मैं यहां से कह सकता हूं जो तुम्हारे पास चैनल है वो कैरियर प्रोटीन है यहाँ पर नाम, और चैनल आ रहा है, तो चैनल किस में आ रहा है, पैसिव में आ रहा है, एक्टिव में आ रहा है, पैसिव में, तो कह सकता हूं चैनल डू नॉट यूज एटीपी, ये भी एटीपी को यूज नहीं करते। तो इसका मतलब चैनल्स के अंदर भी जब एटीपी यूज ना हो रहा तो कहां से कहां जाना पड़ेगा, हाई मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तुम कहोगे सर एटीपी यूज ना हो रही तो फ्रॉम क्या होगा, तो इन चैनल्स आल्सो, इन चैनल्स आल्सो मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल अक्कर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, ये कंसंट्रेशन है भाई समझ जाना, क्योंकि पूरा वो नाम लिखूं अब आप इतने समझदार हो चुके हैं, लिख दिया मैंने, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये वाला है। और ये भी तुम्हारे पास में क्या है, चैनल पता चल गया आपको, और यहाँ पर कैरियर प्रोटीन काम कर रहा है, पेशिव में आ रहा है, ये सब आपको यहाँ से क्लियर हो चुका है। अब जो न्यूट्रल सोल्यूट है, मुझे बताइए नॉर्मली क्या आता है, हमारी जो लिपिड होती है, लिपिड कैसा होता है तुम्हारे पास में, क्या आता है लिपिड के अंदर कैसा पार्ट है, एक कैसा होता है हाइड्रोफोबिक और एक कैसा होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है पोलर और एक कैसा होता है नॉन पोलर। अब मुझे बताइए नॉन पोलर मतलब क्या होता है, नॉन चार्ज, अनचार्ज, अनचार्ज से आप चार्ज को कैसे ले जाओगे, नहीं ले जा सकते। तो हमारे पास क्या है, जो सोल्यूट न्यूट्रल होते हैं वो मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं इजीली, क्योंकि न्यूट्रल है, कोई चार्ज ना है। और न्यूट्रल सोल्यूट का जब डिफ्यूजन होगा, सिंपली यहाँ पर क्या है, वो होगा तुम्हारे पास डिफ्यूजन से। तो ये भी चीज याद रखना, न्यूट्रल सोल्यूट, न्यूट्रल सोल्यूट मूव्स, मूव्स बाई डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन प्रोसेस कैसा होता है मुझे बताओ, एक्टिव या पैसिव, डिफ्यूजन कैसा होता है, पैसिव, पैसिव होता है। तो तुम्हारे पास कहां से कहां जा रहा है, हाई से लो। एक बात मुझे बताइए, अगर आपका एक भाई टॉप पे है, मतलब एक ऊपर है और एक नीचे है, एक डिफरेंस तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अगर डिफरेंस नहीं होता, इसी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एग्जाम्पल सुनो ध्यान से, तुम्हारे, अब तुम सारे नॉर्मली क्या इतना तो जानते ही हो अच्छे से, कि अगर हमारे पास में दो बकेट हों, एक बकेट के अंदर तो है तुम्हारे पास 20 लीटर पानी और एक में है 10 लीटर पानी, जब दोनों के अंदर बकेट में सेम लेवल ऑफ वाटर होगा, दोनों में 20-20 लीटर पानी हुआ, तो क्या पानी का मूवमेंट हो पाएगा एक से दूसरे में, नहीं हो पाएगा। जब आपने बराबर लिखा करा हुआ है तो नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही ना है। और जब आपके पास एक में 20 लीटर है और एक में 10 लीटर है, तो वहां पर एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, और इसी डिफरेंस को हम कह रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
तो यहां पर डिफरेंस तो है ना, एक कहां पर है हायर पर और एक कहां पर है लोअर पर, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। तो याद रखना नॉर्मली क्या आता है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कैसे होता है बताओ, अलोंग होता है या अगेंस्ट होता है? सर अलोंग का मतलब क्या होता है, अलोंग मीन्स है जब आपका मूवमेंट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसे हम कहते हैं क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है आपके पास में वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, वीवीआई पे ये लाइन याद रखना। अलोंग किस में होता है, पैसिव में। क्या अलोंग में एटीपी खर्च करने की जरूरत है, नहीं है। तो इन चीजों को याद रखें, इट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और कहां से कहां मूवमेंट हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जो वाटर है तुम्हारे पास, वाटर का मूवमेंट होता है सिंपल डिफ्यूजन से। वाटर का मूवमेंट किससे होता है, सिंपल डिफ्यूजन से, बट उसका नाम होता है ऑस्मोसिस। तो ये चीज याद रखना प्लीज कि वाटर मूवमेंट अक्कर बाई सिंपल डिफ्यूजन, वाटर का जो मूवमेंट है सिंपल डिफ्यूजन से होता है, इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। सर ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस के अंदर भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन का नाम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो होती है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के अंदर कोई ना है मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, यहां पर सिंपली हायर टू लोअर कंसंट्रेशन है बिना किसी मेम्ब्रेन के, और जब आप मेम्ब्रेन को यूज कर लोगे दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। कुछ समझ में आ रहा है? तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में कॉमन क्या होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। किस में मेम्ब्रेन यूज हो सकती होगी तुम्हारे पास, ऑस्मोसिस में। किस में ना होगी, डिफ्यूजन में। और दोनों में और क्या कैसे प्रोसेस होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, दोनों में एटीपी खर्च नहीं होती। आगे इतना समझ में, आगे मूव कर सकते हैं, बिल्कुल। अब आ जाते हैं तुम्हारे एक्टिव की तरफ। तो मैंने बताया आपको कि एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अब देखो ध्यान से, मैं इसी चीज को यहां पर क्या आता है, क्या आपको मैं यहां कर सकता हूं अगर आप कहें तो। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो मूवमेंट है, चलो यहां तो वैसा लगेगा, मैं यहां कर देता हूं आगे, आगे कर लो उसे, यहां लिख रहा हूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बताओ एक्टिव, नाम ही खुद कह रहा है कि एक्टिव है, और एक्टिव का मीन्स क्या होता है तुम्हारे पास में, क्या आता है कि सर एकदम से एक्टिव होना। यहां पर वो कहना चाह रहा है कि भाई मैं एक्टिव हूं तो मैं एटीपी खर्च करूंगा, एनर्जी खर्च करूंगा। तो यहां पर क्या आता है याद रखना, यूज एटीपी, या आप कह सकते हैं यूजिस एनर्जी, एनर्जी को यूज करेगा। दूसरा मूवमेंट मोलिक्यूल का कहां से कहां होगा, तो मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जब तुम्हारा मूवमेंट होगा लोअर से नीचे से ऊपर की तरफ। अब देखो ध्यान से, यही पहाड़ है, यही तुम्हारे पास हिल है, अब तुम यहां पर खड़े हो बाईसाइकिल लेकर इसके ऊपर, और यहां पर तुम्हारे पास में क्या आता है, और जो तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हारे पास में, यहां पर दोनों तुम जा रहे हो। अब तुम यहां पर खड़े हो नीचे की तरफ और यहां तुम्हें पहुंचना है। अब कहो कि नॉर्मली क्या है भाई, अब मुझे बिठाओ ऊपर चढ़ा, वो कहेगा खुद तो चढ़ा नहीं पाऊंगा अपने वजन को, तेरे को कैसे चढ़ाऊंगा मैं। यहाँ तो जान निकल जाएगी उसकी, जो थोड़ा बहुत खा रखा है वो निकल जाएगा। तो इसमें तो एनर्जी खर्च हो रही है। अब बताओ कहां से कहां हो रहा है, एनर्जी खर्च होगी, क्योंकि तुम मूव कहां से कर रहे हो, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो यहां पर क्या है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन है, इसीलिए क्या होता है, एनर्जी खर्च होती है, यूज एटीपी। इतना आ गया समझ में। अब यहां तुम कहां से कहां जा रहे थे, नीचे से ऊपर की तरफ, तो क्या इसको मैं कह सकता हूं आल्सो कोल्ड अपहिल ट्रांसपोर्ट। इसको आप कहते हैं अपहिल, ऊपर की तरफ जा रहे हो आप हिल पर, पहाड़ पर, तो अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। और अगला मुझे बताइए, जब आप आ रहे थे हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको मैंने क्या कहा था, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अब ये जब ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे तो अलोंग है,
और जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो कह दो अगेंस्ट है, खिलाफ जा रहे हैं आप। तो याद रखना इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये अगेंस्ट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वीवीआईपी पीवाई क्यू है, दिस इज आल्सो पीवाई क्यू। पीवाई क्यू मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी पीवाई क्यू और वो भी। इसके अंदर यहां पर अगेंस्ट हो गया। अब यहां एक नाम आता है पंप का। चैनल और पंप बोथ आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। पंप क्या होते हैं, इनमें मूवमेंट तुम्हारे पास में, जैसे कि तुम्हारे पास चार्ज मोलिक्यूल है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो इनका मूवमेंट होता है तुम्हारे पास में पंप के थ्रू। और जब पंप के थ्रू होता है तो वो एटीपी को यूज करते हैं। तो याद रखना पंप क्या होते हैं, यहां पर क्या होता है, पंप आर मोड ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पंप हमारे पास जो होते हैं, जो यूज होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, वो तुम्हारे एक तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। और जब यहां पर क्या होता है तो कह सकता हूं पंप यूजिस एटीपी। और ये बने किसके होते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। ये भी तुम्हारे पास प्रोटीन के बने हुए हैं। तो ये प्रोटीन्स के तुम्हारे पास में बने होते हैं, ये वाला बता दिया मैंने। और पंप है तुम्हारे पास एटीपी यूज कर रहे हैं। आप एनसीईआरटी को पढ़ के देखना, आपका एक एक वर्ड क्लियर हो रहा है। मैं आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से बता रहा हूं, जो आप गलती करने का आपको चांस ही ना है। जो आप ये कहे ना कि हमारा ये वर्ड तो रह गया, ये वाला क्या है, हम 100% एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। और 1-2%, 2-4% लगा लो जो नाम एक्स्ट्रा का बाहर का है, वरना यहाँ मैंने कुछ नहीं बताया सच कि जो बाहर का हो। वैसे एक्टिव नाम भी बुक का है, पेसिव नाम भी बुक का है। बल्क ट्रांसपोर्ट नाम नहीं है, बट उसमें जो एंडोसाइटोसिस है वो सब तो बुक के ही पार्ट है। एक्सोसाइटोसिस एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो आप प्लीज ध्यान से पढ़ें ये सारी चीजें। आ जाओ आगे। मेडअप ऑफ प्रोटीन, ये वाला पार्ट एटीपी को यूज कर रहे हैं, इसका क्या होगा, चार्ज मोलिक्यूल। चार्ज मोलिक्यूल कांट बी पास्ड डायरेक्टली थ्रू द मेम्ब्रेन। डायरेक्टली थ्रू द मेम्ब्रेन, क्योंकि चार्ज मोलिक्यूल है तो कैसे हैं, पोलर है। और मेम्ब्रेन में लिपिड कैसा है, नॉन पोलर है। तो लिपिड एक पोलर और एक नॉन पोलर कैसे आपस में दोस्ती बन सकती है, नहीं हो सकती। हम तो अच्छे से जानते हैं जो जैसा होता है वैसे कोई करता है। तो अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर को जाने देगा आसानी से, पोलर है तो पोलर को करेगा। तो यहां पर क्या कह रहा है, चार्ज मोलिक्यूल पास नहीं हो सकते हमारी मेम्ब्रेन के, क्योंकि मेम्ब्रेन कैसी है, नॉन पोलर। उसका जो लिपिड वाला पार्ट है नॉन पोलर है। और नॉन पोलर कौन सा पार्ट है, हेड है या टेल, टेल। तो आपको अगर उस पार्ट को क्रॉस करवाना है तो आपको पंप की रिक्वायरमेंट होती है, कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज याद रखना, उनके लिए क्या होती है, उनके अंदर जो तुम्हारे पास में क्या है, सो यूज पंप। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप एक इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो हमारी मेम्ब्रेन में काम करता है। जब आप पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पर आएगा तुम्हारे पास में सोडियम पोटेशियम पंप। और वहां टॉपिक है मे बी जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसमें क्या आता है, 3 सोडियम आउटवर्ड, 3 सोडियम को बाहर करा जाता है और 2 पोटेशियम को इनवर्ड अंदर लिया जाता है, और उसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। तो 3 सोडियम आउटवर्ड, 2 पोटेशियम इनवर्ड। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास में क्या आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ये वाला पार्ट। और नीट का पीवाई क्यू भी है, कितने सोडियम बाहर जाते हैं और कितने वो तुम्हारे पास अंदर आते हैं। नीट पीवाई क्यू आप चेक कर लेना उस चैप्टर के अंदर क्या है। और हमारी बुक ने यहाँ पर नाम दिया होता सोडियम पोटेशियम पंप। तो पंप नाम क्या होता है आपको क्लियर करा मैंने। क्या आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अब अगले की तरफ जो मैंने नाम नहीं लिखा था, यहाँ पर कहा था 3 टाइप का होता है वो। अब उसका नाम है बल्क ट्रांसपोर्ट। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं।
देखो, सभी से उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। मैं आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत ही बारीक तरीके से बता रहा हूँ, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रहे। अब मैं लिखता हूँ नाम बल्क ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ था ना अभी, किसका नाम दिया था, एंडोसाइटोसिस का। अब देखते हैं उसमें इसी का पार्ट है वो, बल्क ट्रांसपोर्ट का। बल्क ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या आता है, जब आपका फूड मटेरियल एक ग्रुप में होता है, एक मास में होता है, या तो आप उसे बाहर कर रहे हैं या आप उसे अंदर ले रहे हैं, तो बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिक्यूल, बल्क का मतलब भारी मात्रा में, एक बड़ी मात्रा के अंदर। तो व्हेन ग्रुप और मास ऑफ मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड इनसाइड और आउटसाइड, उसका नाम है बल्क ट्रांसपोर्ट। अब इसमें नाम दे रखा है हमारी बुक ने कि ये दो टाइप का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप। अब जो दो टाइप का होता है ये वाला, एक का नाम है एंडोसाइटोसिस और दूसरे का नाम है एक्जोसाइटोसिस, ये वाला। एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या है, नाम क्या कह रहा है, आप नाम से भी समझ सकते हैं। एंडो, एंडो मतलब क्या होता है, इनसाइड। एक्जो, मैं आपको बता रखा है यहाँ पर क्या है, एक्जो मतलब क्या है, बाहर। तो जब तुम्हारे पास, और एंड में क्या है, ये एंडो हो गया मतलब इनसाइड है, अंदर की तरफ आएगा, और ये एक्जो हो गया, एक्जो मीन्स क्या होता है, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ करेंगे हम। तो व्हेन द मास ऑफ मटेरियल इज टेकन इनसाइड द सेल विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज क्या, एंडोसाइटोसिस। तो आप अंदर की तरफ लेंगे उसे। अब इसमें क्या आता है, इसके भी दो टाइप है, एक का नाम होता है फेगोसाइटोसिस और एक का नाम होता है पिनोसाइटोसिस। और हमारी बुक ने दिया हुआ है, जब आप पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और वहां पर जब आप पढ़ेंगे मैक्रोफेज होती है, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर फेगोसाइटो की नेचर, एनसीईआरटी की लाइन है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट किस नेचर की होती है, फेगोसाइटोटिक। तो फेगोसाइटिक नेचर का मीन्स क्या होता है, वो अपने अंदर मेटेरियल को अंदर लेती है। जब तुमने क्या करा, सॉलिड मेटेरियल को अंदर लिया, सॉलिड मेटेरियल इज टेकन इनसाइड, जब आपने कोई भी जो तुम्हारा मेटेरियल था, फूड मेटेरियल सॉलिड फॉर्म में था, उसको अंदर लिया, उसको बोला फेगोसाइटोसिस। और इसी को हम कहते हैं एक और नाम से, आल्सो कोल्ड सेल ईटिंग, क्योंकि सॉलिड है तो इसे तो खाना पड़ेगा, इसलिए इसे कहते हैं सेल ईटिंग। तो सेल ईटिंग किसको कहते हैं आप बताएं, फेगोसाइटोसिस। और जब आप नाम खुद कह रहा है पीनो, आप कहेंगे सर पीनो का मतलब पीना, और पीना किसका होता है, ड्रिंक करना एक तरह से, तो इसको हम एक तरह से क्या आता है, सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, आल्सो कोल्ड सेल ड्रिंकिंग। तो पी सकते हैं भाई आप। और पिया किसको जाता है बताओ, सॉलिड को, लिक्विड को। सर ऑब्वियसली बात है, पानी कैसा होता है, लिक्विड, उसी को पिया जाता है। तो बिल्कुल सही है कि जब हम किसी लिक्विड मटेरियल को अंदर लेंगे सेल में, दैट इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस। बहुत अच्छे से नाम आ रहा है सर, वो इसमें तो मतलब रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है हमें। पीनो मतलब पीना, ड्रिंकिंग में आएगा, और लिक्विड मटेरियल होगा। तो जब आपने क्या करा, व्हेन लिक्विड मटेरियल इज टेकन इनसाइड, जब आपने लिक्विड मटेरियल को अंदर लिया, उसको आपने बोला पिनोसाइटोसिस। तो फेगो और पिनो क्या होता है, इनको याद रखना। और किसके टाइप है दोनों को, दोनों बताइए, एंडोसाइटोसिस के। अब मुझे बताइए, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, दोनों को अंदर लिया है, जब दोनों को अंदर लिया है तो किसके टाइप हो गए, एंडोसाइटोसिस के। तो एक लिक्विड में आ रहा है और एक सॉलिड में आ रहा है, ये वाला। एक्जो का मीन्स क्या आता है, व्हेन मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल, जब आपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मेटल इज ट्रांसपोर्ट आउटसाइड, ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आपने बाहर कर दिया, तो उसको हम कहते हैं एक्जोसाइटोसिस।
तो एक्सो मीन्स क्या आता है, एंडो मीन्स क्या होता है, ये बात को याद रखें। क्लियर है आपको यहां तक? अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कोई भी। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में क्या होता है जरूर कमेंट कर देना कि सर हमें यहाँ पे क्या है समझ में नहीं आया। और सारे बच्चे क्या है प्लीज एक बार जरूर बताएं अपने फीडबैक के तौर पे कि इस वाले पार्ट में क्या तुम्हारा कोई डाउट तो नहीं रहा, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप सबको। यहां पर हमने सेल मेम्ब्रेन को खत्म कर लिया कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। अगर कोई वर्ड अभी भी रहा होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो रहा नहीं है, अगर कोई रहा होगा तो आई विल कवर अप इन दी नेक्स्ट क्लास। अब हमारा जो आज का आखिरी और टॉपिक है उसका नाम है सेल वॉल, उसको और पढ़ लेते हैं फिर क्लास को एंड करेंगे। पढ़े आगे, आखिरी वन, बोर तो नहीं हो रहे? सर हमें आपको क्या, आप तो रिकॉर्डिंग कर रहे हो और हमसे बोरिंग का पूछ रहे हो। चलो लिखता हूं यहां पर नाम, सेल वॉल। ये बताया ध्यान से कि जो सेल वॉल है तुम्हारे पास में, ये होती क्या है, क्या काम करती है और आप इसके बारे में क्या जानते हैं। पहली चीज तो क्या आपको पता है नॉर्मली क्या आता है कि जो सेल वॉल है हमारे पास कितने किंगडम सिस्टम होते हैं टोटल, बताना। 5 किंगडम सिस्टम। अब 5 किंगडम सिस्टम के अंदर से आपके पास में कौन कौन सा नाम आता है, एक तो आता है मोनेरा, और दूसरा नाम क्या आता है, प्रोटिस्टा। थर्ड एक क्या आता है, प्लांटी, और फोर्थ क्या आता है, फंजाई, एंड फिफ्थ वन इज एनिमेलिया। किस किस में सेल वॉल है सर, हमें क्या पता। तो चलो यहां लिख लेते हैं सेल वॉल किस किस में है। मोनेरा के अंदर होती है, मोनेरा किंगडम में, प्रोटिस्टा में, प्रेजेंटिनिसम, सब में नहीं है, कुछ में है। प्लांटी में सेल वॉल होती है, फंजाई में सेल वॉल है, एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट। तो आप ये देख बता सकते हैं क्लियरली क्या आता है, क्योंकि प्रोटिस्टा में पता है आपको कुछ प्लांट भी आते हैं जो यूनिसेलुलर है, इसलिए मैंने बोला कुछ में है। तो जो प्लांट की कैटेगरी में आएंगे वो प्लांट में सेल वॉल है इसलिए, और प्लांट्स में तो होती है सेल वॉल, और फंजाई में भी सेल वॉल है, और बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया तो आते हैं मोनोरा किंगडम के मेंबर जो हैं, तो इनमें भी होती है। अब मैं बात कर लेता हूँ इनकी किसकी बनी हुई है, बात करें किसकी बनी होती है, रहने दें। तो हमारी बुक ने क्या कहा हुआ है, देखे ध्यान से, सेल वॉल इज नॉन लिविंग, ये एक नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर होता है। भाई रिजिड तो होता ही है, आप प्लांट के पास जाकर देखें जो उसके सबसे आउटर कवरिंग है प्लांट की, उसी का नाम तो सेल वॉल है। हमारे अंदर नहीं, हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन है सबसे बाहर, और प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है उसका नाम सेल वॉल है। आ रहा है कुछ समझ में, सर नहीं आ रहा? अरे भाई क्या कह रहा हूं, हमारे अंदर सबसे बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, प्लांट में इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन उनमें है पर उसके बाहर है सेल वॉल। तभी तो कहा है कि एनिमल के अंदर तुम्हारी सेल वॉल नहीं होती, एब्सेंट का ही लगा लो ये। तो यहां पर क्या है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है ये वाला, और कवर क्या करती है, कवर, कवर्स द सेल मेम्ब्रेन। देखो कैसे है, ये आपके पास एक तरह से लगाओ, ये प्लांट सेल है ये। अब ये सेल वॉल हो गई सबसे बाहर, इसके अंदर जो आती है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, ये प्लांट का बता रहा हूं मैं आपको। ये जो अंदर वाली है इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो अब मुझे बताओ सेल मेम्ब्रेन के बाहर कौन है, यहाँ पर प्लांट के अंदर सेल वॉल है सर। अब तो आ गया ये वाला पार्ट। और प्लांट सेल में बीच में क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रल वैक्यूल। अब इस वैक्यूल की हम बात आगे करेंगे, रुक जाइए, सब्र करो पहले। और यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म भरा होता है, वो आप जानते ही हैं। हर सेल के अंदर कौन भरा होता है, साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ये थोड़ा सा बताया मैंने। तो सेल वॉल एक क्या काम कर रही है यहाँ पर, क्या कैसी होती है, नॉन लिविंग है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिविंग या नॉन लिविंग। पेन चुबो को देखोगे इसमें तो आपको दर्द होगा, तो दर्द नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो हो रहा है ना पेन, दिस मीन्स लिविंग है। सेल वॉल में नहीं होता क्योंकि नॉन लिविंग है वो, उसे एहसास ही नहीं होता। तो ये चीज यहां पर क्या है, तो कवर द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिविंग, ये वाला। अगला पॉइंट इसके अंदर
क्या है हमारे पास में सेल वॉल के अंदर, किससे प्रोटेक्ट करती है, प्रोवाइड शेप, एक तो ये शेप शेप भी देती है, प्रोवाइड शेप टू द सेल, सेल को शेप देती है। अगला आल्सो हेल्प, किसमें, इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल आपस में इंटरेक्शन कर पाए तो ये वो भी आपको मोड क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो शेप भी दे रही है, सेल टू सेल इंटरेक्शन, आपस में सेल का इंटरेक्शन हो पाता है इसकी वजह से, और क्या करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, ये आपको इन्फेक्शन से भी बचाती है। एनसीईआरटी के फंक्शन है, सेलुलर के फंक्शन क्या है, अगर आ जाए तो बता देना। और कोई बड़ा सा मोलिक्यूल है, कोई लार्ज मैक्रो मोलिक्यूल है, उसको अंदर आने से भी मना करती है। तो ये क्या होती है तुम्हारे पास, याद रखना, आल्सो बेरियर टू मैक्रो मोलिक्यूल, मैक्रो का मीन्स बड़ा मोलिक्यूल होता है जो, तो उसके लिए बेरियर है, बाधा के समान है, उसको नहीं आने देगी अंदर। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है तुम्हारे पास में, और इन्फेक्शन से भी बचा रहा है यहाँ पर। और क्या है, सेल टू ये हो गया, शेप प्रोवाइड कर रही है, सेल मेम्ब्रेन कैसी है, लिविंग है तुम्हारे पास, और सेल वॉल कैसा होता है, नॉन लिविंग, और रिजिड स्ट्रक्चर है ये। और सेल वॉल कहाँ कहाँ मिलती है तुम्हारे पास में, क्या होता है मैंने बता दिया, सेल वॉल इज फाउंड इन, यहां लिख दूं ऊपर, कहीं लिख लो सर आपकी चल रही है, अरे भाई कुछ नहीं चल रही यार, थोड़ा सा है बस, ज्यादा मतलब बोर ना हो, बहुत आसान है, अच्छे से तो बता रहे हो एकदम क्या होता है। तो प्रेजेंट इन तुम्हारे पास कहाँ होती है बताओ, बैक्टीरिया लिख दूं, मोनोरा किंगडम में कौन आते हैं, बैक्टीरिया। उसके अलावा कहाँ होती है बताओ सर, प्लांट्स में, उसके अलावा कहाँ होती है, फंजाई, ये वाली। सर प्रोटिस्टा में कौन है, प्रोटिस्टा में जो प्लांट आते हैं तुम्हारे पास में, जो यूनिसेलुलर है, जैसे कि तुम्हारे पास में मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने नाम सुना हुआ है अमीबा, तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, बट वो एनिमल है, तो उसमें सेल वॉल तो होगी नहीं। अब आपके पास एक एल्गी का नाम है एसिटाबुलेरिया, जो कि यूनिसेलुलर है, और एल्गी प्लांट का पार्ट है, तो उनमें होगी सेल वॉल। तो ये है। अब हमारे पास में क्या आता है, टाइप ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का टाइप कितने तरह का है, एनसीईआरटी में गिवन है, एक का नाम उन्होंने दिया हुआ है प्राइमरी सेल वॉल, जो सबसे पहले सेल वॉल बनती है, जैसे कि आपकी शुरुआत की सेल वॉल है, तो जो प्राइमरी तुम्हारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, ये शुरुआत की सेल वॉल होती है। और जो प्राइमरी सेल वॉल है, ये बात को याद रखें प्लीज कि कैसी होती है, ये वाला क्या है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ के लिए कैपेबल है, कि ये अपनी ग्रोथ कर सकती है आगे। और जैसे जैसे सेल अपने आप को मैच्योर करती है, जैसे सेल तुम्हारी मतलब मैच्योर फेस में, जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, मैच्योर करती जाती है वो, वैसे ये प्राइमरी सेल वॉल अपने आप को डिग्रेड करती जाती है, डिफ्यूज करती जाती है, ये डिमिनिश हो जाती है। तो याद रखना, एज सेल मैच्योर, जैसे सेल मैच्योर होगी, द प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश, प्राइमरी सेल वॉल खुद को क्या करेगी, डिमिनिश कर लेगी इटसेल्फ। और जो तुम्हारे पास में क्या आता है, बनेगी इसके बाद में, दैट इज कॉल्ड है सेकेंडरी सेल वॉल। कौन सी बनेगी बताइए, सेकेंडरी। और अब इंटरेस्टिंग बात, अब सुनना ध्यान से, कहाँ बनेगी, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये प्राइमरी सेल वॉल है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है, भाई ये सेल वॉल हो गया, ये वाला पार्ट देखें यहाँ पर अच्छे से दिख रहा होगा आपको, ये प्राइमरी सेल वॉल है, और ये कौन है तुम्हारे पास, सेल मेम्ब्रेन है। तो क्या कह रहा हूं, हमारी बुक कहती है सेकेंडरी सेल वॉल क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन की तरफ बनेगी, सेल मेम्ब्रेन की तरफ, ये प्राइमरी है तो अंदर की तरफ बनेगी सेकेंडरी सेल वॉल। तो यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, पहली चीज तो नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ये आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगी, नॉट कैपेबल फॉर ग्रोथ। और कहां की तरफ बनेगी, फॉर्म टूवर्ड्स मेम्ब्रेन, तो ये मेम्ब्रेन की तरफ बनेगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब मेम्ब्रेन की तरफ बन रही है, बाहर कौन हो गई, प्राइमरी, तो भाई जो ये सेल मेम्ब्रेन है और ये प्राइमरी सेल वॉल है, तो सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के बीच और सेल मेम्ब्रेन के बीच बनती है, तो
फॉर्म्ड बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, तो इसके बीच बनती है। आया समझ में? पूछ रखा दे रखा था एनसीईआरटी ने। तो ये मैंने आपको बताया सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल कहाँ होती है, कैसे होती है, ये वाला पार्ट। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे देखते हैं जो बचा हुआ पार्ट है, बस थोड़ा सा रहा है, उसके बाद ये तुम्हारे पास सेल वॉल खत्म हो जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? ये मिटा रहा हूं, अब देखे ध्यान से। देखें, ये प्लांट की एक सेल और ये प्लांट की दूसरी सेल, और सेल वॉल प्लांट में क्या, सेल वॉल क्या होती है प्लांट में, सबसे बाहर होती है, और उसके अंदर कौन होती है, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल के समान। अब इनके बीच में जो प्लांट की सेल्स होती है, उनके जो बीच में भरा होता है, जो उनको एक तरह से जोड़ने का काम करती है, दैट इज कॉल्ड एज मिडल लेमिला। क्या नाम होता है बताइए? मिडल लेमिला। एक तरह से सीमेंट के समान, जैसे कि आप कमरा बनाते हैं तो वहां पर क्या होता है, ईंट के ऊपर ईंट लगाते हैं, बट ईंट के ऊपर ईंट लगाते हैं, उनके बीच में आप सीमेंट को भरते हैं, आप उनके बीच में मसाला भरते हो। तो इसी तरह जो प्लांट सेल के बीच आती है उसका नाम क्या होता है, मिडल लेमिला। नीट में क्वेश्चन आया पड़ा है मिडल लेमिला के ऊपर, तो याद रखना। ये क्या मिडल लेमिला क्या करता है, जॉइंस द प्लांट सेल्स, ये प्लांट सेल्स को आपस में क्या करता है, ज्वाइन करता है। एक्ट एज ए सीमेंटिंग लेयर, जो एक तरह से क्या होता है, सीमेंटिंग लेयर के समान काम करता है, और एक्ट एज ग्लू, चिपकाने के समान काम कर रहा है। और जो मिडल लेमिला आपका होता है, ये किसका बना होता है, मिडल लेमिला इज कंपोज्ड ऑफ, ये बना होता है आपका कैल्शियम पेक्टेट, उसका नाम होता है कैल्शियम पेक्टेट, और या आप कहते हैं एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। हमारी बुक ने कैल्शियम पेक्टेट का नाम दिया, ये नहीं तो, बट आप वैसे याद रख लेना कैल्शियम पेक्टेट के साथ ये भी हो सकता है, बट पूछेगा नहीं, कैल्शियम पेक्टेट का नाम लेगा। तो मिडल लेमिला के अंदर कौन सा एलिमेंट मिल सकता है आपको, नॉर्मली क्या आता है, तो कैल्शियम। तो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है तुम्हारी मिडल लेमिला, और किसके समान काम कर रही है बताओ, सीमेंटिंग लेयर के समान। और सीमेंटिंग लेयर क्या होता है, क्योंकि ग्लू के समान है, क्योंकि चिपकाने के समान रोल प्ले कर रही है। ये वाला पार्ट एक्ट एज ग्लू, ये क्लियर हो गया। मिडिल लेमिला जो होता है, क्योंकि देखो एक सेल ये है और एक सेल ये है, अब इनके बीच में नॉर्मली क्या आता है तुम्हारे पास में, कुछ कनेक्शन भी हो सकते हैं, जिनके जिनके थ्रू सेल्स आपस में क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, और उन कनेक्शन को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या नाम होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कि वहां आपके साथ दिखेगा नहीं, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा तुम्हारे प्लांट सेल के बीच में कनेक्शन होते हैं, जिनके थ्रू, तो इसलिए बुक ने लिखा हुआ है मिडल लेमिला कैन बी ट्रेवर्स्ड बाय, मिडल लेमिला कैन बी ट्रेवर्स्ड, ये एनसीईआरटी की लाइन थी, ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन। और आपको मैंने बता दिया प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन क्या है, ऐसे कनेक्शन जिससे सेल्स आपस में क्या करती है, इंटरेक्शन करती है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन पाए जाते हैं मिडिल लेमिला के बीच के अंदर, तो इस लाइन को बताने के लिए एनसीईआरटी ने ये यूज करा था। इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा सभी को, बताओ हाँ या ना। तो मिडिल लेमिला किसका बना होता है तुम्हारे पास में, ये बता दिया, सेल्स आपस में कैसे कनेक्ट होती है, और प्राइमरी सेल वॉल क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, सेल वॉल कहाँ होती है, और पूरी डिटेल आपने सेल मेम्ब्रेन की पढ़ी। हमने हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर अप करा कि क्या होता है उनके अंदर। अब एक और बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या है सर, जो प्लांट है, आपने प्लांट का नाम तो बता दिया कि सेल वॉल ये होता है, ये होता है, बट आपने ये तो बताया नहीं कि सेल वॉल किसकी बनती है, किसकी नहीं बनती प्लांट में भी, हमें ये तो जानना है। चलो अब मैं इसको क्या होता है एंड में बताता हूँ नॉर्मली क्या है, और एक तो एक्चुअली क्या है, अगर मैं इसको यहाँ भी ना बताऊं तो इसको हम आगे ही पढ़ लेते हैं प्लांट किंगडम में, बट यहाँ पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए ध्यान से,
जो प्लांट है आपके, प्लांट की जो सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल, यहां तक ये मैंने खत्म कर दिया सारा सारा पार्ट। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनती है। प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोस, एक नाम है सेलुलोस का, और एक नाम है हेमीसेलुलोस, और एक होता है पैक्टिन एंड प्रोटीन। और नीट में पीवाईक्यू आया पड़ा इसके ऊपर कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बन सकती है। और जब आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहां आप इसके बारे में एक बार और पढ़ोगे। तो प्लीज मैंने आपको यहाँ भी बता दिया क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था ये, और वहां पर भी है। तो यहाँ पर सेलुलोज भी मिल सकता है, हेमीसेलुलोस भी, पैक्टिन और प्रोटीन। प्लांट में आती है एल्गी। अब जो एल्गी की सेल वॉल है इसमें क्या क्या मिल सकता है आपको, तो यहां पर याद रखें प्लीज, लास्ट वन है एल्गी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, जो एल्गी की सेल वॉल है वो किसकी बनती है तुम्हारे पास में, एल्गी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, एक का नाम गैलेक्टन, एक का नाम मेनन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, गैलेक्टन्स होता है और मेनन्स होता है, एंड एक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां पर याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है क्योंकि सर CaCO3 बिल्कुल, और उस एल्गी का नाम है कारा एल्गी जिसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपने ये देखा कि एल्गी के सेल वॉल में क्या क्या मिल सकता है, गैलेक्टन्स हो सकता है, मेनन्स हो सकता है और कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लांट में, प्लांट के अंदर ये एल्गी आती है बट एल्गी का ही स्पेसिफिक है, प्लांट में सेलुलोस, हेमीसेलुलोस, पैक्टिन, प्रोटीन, ये सब। और मोनेरा किंगडम में आप जानते हैं अच्छे से, बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। आप लिखना चाहें तो यहां लिख लें, चलो मैं एक बार वैसे बता देता हूं। बैक्टीरिया सेल वॉल, बैक्टीरिया सेल वॉल किसकी बनी होती है बताओ, पेप्टिडोग्लाइकन। पढ़ चुके हैं वैसे, हम एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। अगला फंजाई की सेल वॉल, नीट का पीवाईक्यू अभी कही है तो नीट पीवाईक्यू 2023 में भी चेक करना आप पेपर को, फंजाई की सेल वॉल आई पड़ी है। तो फंजाई सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन। कहेंगे सर काइटिन थोड़ी है, गलत पढ़ रहे हैं आप, हम कहेंगे इसको चिटिन। अब मेरे लिए इसको चिट्टी कहो या इसको चिटिन कहो, मैं इसको काइटिन ही कहता हूं। तो एक काइटिन की बनी है। तो फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, काइटिन की। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन की। और प्लांट में, प्लांट के लिए स्पेसिफिक कौन से नाम है, एल्गी के लिए तुम्हारे पास कौन से। तो ये हमने यहाँ पर अच्छे से देख लिया कि कौन सा क्या होता है। फंजाई वाला सेल वॉल ये भी देख लिया, प्लांट का भी देख लिया, मोनेरा का भी देख लिया, प्रोटिस्टा में जो प्लांट है वो आपने देख ही लिया, और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट है। आज की क्लास के अंदर हमने इतना ही कवर करेंगे। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आज की क्लास को यहाँ तक सारे बच्चे अच्छे से देखना और इस पर क्वेश्चन लगाना। मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि आपके सारे PYQ जो आए पड़े हैं वो सारे बन जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।